तो दोस्तों स्वागत है आपका ड्यू फिजिक्स एग्जाम प्रेप बाय विनय प्रताप एंड स्पेशल वेलकम टू ऑल द ड्यू बीएससी फिजिक्स ऑनर स्टूडेंट्स। दोस्तों सेमेस्टर एग्जाम्स बिल्कुल पास आ चुके हैं। आज से 3-4 दिन बाद आपके सेमेस्टर एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे एंड लास्ट टाइम पे ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, सिलेबस कंप्लीट कर लेते हैं लेकिन वो एग्जाम टाइम तक फिर याद नहीं रहता उनके। तो एग्जाम से जस्ट 3-4 दिन पहले पूरे सिलेबस को रिवाइज करना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टास्क होता है। उससे आपका पूरा सिलेबस रिवाइज हो जाता है, आपको पता लग जाता है कि आपकी कहां पर वीकनेस है, कहां पर आपको फोकस करना है एग्जाम के अंदर एंड किन पॉइंट्स को आपको ध्यान रखना है। तो एग्जैक्टली वही करेंगे हम इस वीडियो में। यूनिट 3 को अटोमिक मॉलिक्यूलर एंड न्यूक्लियर फिजिक्स की जो न्यूक्लियर फिजिक्स वाला पार्ट है इसको हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, पूरा रिवाइज करेंगे। मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हाईलाइट्स कर रखे हैं। मैं आपको बताऊंगा कि एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आपके क्या होंगे, किन पॉइंट्स को आपको ध्यान रखना है, क्या फॉर्मुलेज याद रखने हैं एंड कहां पर गलती नहीं करनी है एग्जाम के अंदर। ठीक है, तो मैं आपके साथ हूं, घबराइए मत, मैं आपकी हेल्प करूंगा। आपको क्या करना है, सपोर्ट करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और मुझे कमेंट सेक्शन में ये जरूर बताना कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। ठीक है, सो मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस कर देता हूं। मेरा नाम है विनय प्रताप सिंह। आई एम अ पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट फ्रॉम डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स एंड एस्ट्रोफिजिक्स, दिल्ली यूनिवर्सिटी। ओके, तो अगर आपको किसी भी टॉपिक पर नेक्स्ट वीडियोस किस टॉपिक्स पर चाहिए वो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, फीडबैक होगा। अगर आप मेरी हेल्प करना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन लिंक में एक फॉर्म दूंगा, आप उस फीडबैक फॉर्म को भर सकते हैं ताकि हम आने वाली वीडियोस को थोड़ा और इंप्रूव कर सकें। ठीक है, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। मैं वीडियोस बना रहा हूं लेकिन वो आपके दोस्तों तक आपको पहुंचानी है, वो आपका काम है। ठीक है, हेल्प करिए ताकि मेरे अंदर मोटिवेशन आए आपके लिए और वीडियोस बनाने की, आपकी हेल्प करने की एग्जाम टाइम में। ठीक है, बिकॉज इट इज नॉट इजी टास्क। मेरे खुद के एग्जाम्स हैं तो उसके बीच में अगर मैं आपके लिए टाइम निकाल रहा हूँ, आपके लिए वीडियोस बना रहा हूँ, तो आपको एटलीस्ट हेल्प करनी चाहिए अपनी साइड से, सब्सक्राइब करना है चैनल को। ठीक है, एंड उस बेल आइकन को जरूर दबा देना ताकि आपको जो आने वाली वीडियोस हैं उनका नोटिफिकेशन जरूर मिल जाए। ठीक है, एक और रिक्वेस्ट है आपकी, एक और रिक्वेस्ट है आपसे कि डिस्क्रिप्शन लिंक में मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, उस व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना एंड वहां पर क्या है, वो मेरा ही ग्रुप है, वहां पर आप डाउट्स पूछ सकते हैं, इंस्टेंट आपको रिप्लाई मिलेगा एंड कोई भी सिलेबस से रिलेटेड, पीवाईक्यू से रिलेटेड कोई भी आपको डाउट होता है तो आप वहां पर पूछ सकते हैं। ठीक है, बाकी फीडबैक फॉर्म याद से भर देना। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। फर्स्ट ऑफ ऑल हम शेल मॉडल को अंडरस्टैंड करते हैं। तो फिजिक्स के अंदर हमारे पास बहुत सारे मॉडल्स होते हैं ताकि हम कुछ प्रिडिक्ट कर पाए, कुछ प्रॉपर्टीज स्टडी कर पाए, एटम की, न्यूक्लियाई की। एटॉमिक मॉडल जैसे हमारे पास था बोहर मॉडल, तो ऐसे ही हमारे पास न्यूक्लियर के लिए, न्यूक्लियस के लिए स्पेसिफिकली शेल मॉडल होता है। जैसे एटम में होता है वैसे उसी के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स की फीलिंग होती है। ठीक है, सो हम कह सकते हैं कि शेल शेल मॉडल के अंदर हमारे पास कुछ पॉइंट्स होते हैं एंड कौन से पॉइंट्स फेवर करते हैं हमारे शेल मॉडल को। शेल मॉडल हमारे पास बताता है कि एग्जिस्टेंस ऑफ मैजिक नंबर। हमारे पास कुछ मैजिक नंबर न्यूक्लियाइज होते हैं जिनका प्रोटॉन नंबर, न्यूट्रॉन नंबर इन मैजिक नंबर्स पर होते हैं, वो न्यूक्लियस ज्यादा स्टेबल होते हैं। सो इफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन बोथ आर मैजिक नंबर देन न्यूक्लियस इज मोर स्टेबल देन सराउंडिंग। ठीक है, अगर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन में से एक भी मैजिक नंबर हो इनमें से तो वो न्यूक्लियस स्टेबल होता है, लेकिन अगर दोनों मैजिक नंबर्स हो तो वो न्यूक्लियस हाईली स्टेबल होता है। ठीक है, तो यहां पर इसी के बारे में थोड़ा सा और डिस्क्रिप्शन है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास कि द एक्सपेरिमेंट रिजल्ट, जो शेल मॉडल का जो भी एक्सपेरिमेंट था ये समराइज करता है अबव इंप्लाइज स्ट्रॉन्ग सपोर्ट टू द शेल। मतलब जो एक्सपेरिमेंट था कि जो मैजिक नंबर्स होते हैं ये ज्यादा स्टेबल होते हैं, तो ये जो फैक्ट है ये इस चीज को सपोर्ट करता है कि शेल मॉडल हमारा क्या है, शेल मॉडल को सपोर्ट करता है। ठीक है, नाउ पीपल हैव ट्राइड डिफरेंट पोटेंशियल्स। लोगों ने डिफरेंट पोटेंशियल्स एज्यूम किए, फॉर एग्जांपल 3D हार्मोनिक पोटेंशियल, वुड सेक्शन पोटेंशियल, लेकिन हम कंसीडर करेंगे 3 डायमेंशनल हार्मोनिक पोटेंशियल, हार्मोनिक ऑसिलेटर जिसका पोटेंशियल हमारे पास ये होता है। बट दिस पोटेंशियल हैव नॉट प्रोवाइडेड सेटिस्फैक्टरी एक्सप्लेनेशन टू वेरियस एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स। बट इफ वी कंसीडर स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन, स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन हम आगे देखेंगे क्या होता है। फॉर इंडिविजुअल न्यूक्लियन, अगर हम हर इंडिविजुअल न्यूक्लियन के लिए स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन देखें, so this combined potential provide a well satisfactory explanation to maximum of the experimental results। and spin orbit interaction में हमारे पास एक सेंट्रल पोटेंशियल होता है जिसको हम V, जो कि इस फॉर्म का होता है। ठीक है, फाई आर एल डॉट एस। अब यहां पर हम अज्यूम करते हैं कि हमारी जे कपलिंग होल्ड करती है। जे कपलिंग क्या होती है, स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन डोमिनेट्स हेयर
यहाँ पर स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन डोमिनेट करती है, इट मीन्स जे कपलिंग। इट मीन्स दैट ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम L and spin angular momentum S for individual particle will combine and will form J, total angular momentum. These J's will combine further to give the total angular momentum of system. And further फिर वो सिंगल एक न्यूक्लियन का जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो सारे न्यूक्लियन का सम होगा, तो आपको टोटल एंगुलर मोमेंटम मिल जाएगा, ठीक है। सो दिस वाज एलएस कपलिंग, कि एलएस कपलिंग यहाँ पे होल्ड करती है। नाउ लेट्स कम टू जेजे कपलिंग। जेजे कपलिंग में क्या होता है, आप हर इंडिविजुअल न्यूक्लियन का स्मॉल एल निकालते हो एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर, एंड स्मॉल एस निकालते हो स्पिन एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। एंड उसको फिर सम करते हो तो आपके पास टोटल एस एंड टोटल एल आ जाता है, ठीक है। एंड फिर आप टोटल एंगुलर मोमेंटम कैसे निकालते हो, एल प्लस एस। तो दोनों में आपको टोटल एंगुलर मोमेंटम ही निकालना है, लेकिन दोनों में वेज डिफरेंट है। यहाँ पे आप इंडिविजुअल न्यूक्लियन का पहले जे निकालोगे, फिर सबका सम कर दोगे। यहां पर इंडिविजुअल न्यूक्लियॉन्स का स्मॉल एल एंड स्मॉल एस निकालोगे, उनको सम करके फिर आप टोटल एंगुलर मोमेंटम निकाल लोगे, ठीक है। ये दोनों के बीच में बेसिक डिफरेंस है। तो ड्यू टू स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन जो एनर्जी लेवल होते हैं दे फर्दर स्प्लिट इनटू टू लेवल्स कोरस्पॉन्डिंग टू जे इक्वल्स टू एल प्लस वन बाई टू एंड जे इक्वल्स टू एल माइनस वन बाई टू। दिस इज ड्यू टू स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन, कि आपका जो एनर्जी लेवल है वो दो लेवल्स में स्प्लिट हो जाएगा, कोरस्पॉन्डिंग टू एल माइनस वन बाई टू एंड कोरस्पॉन्डिंग टू एल प्लस वन बाई टू। जो एल प्लस वन बाई टू है इसकी एनर्जी कम होगी, इसको नीचे रखना है। जो एल प्लस वन माइनस वन बाई टू है उसकी एनर्जी ज्यादा होगी, तो उसको ऊपर रखना है, ठीक है। ये हंस रूल के द्वारा हम बताते हैं कि जिस लेवल की एनर्जी मतलब जे वैल्यू ज्यादा होती है उसकी एनर्जी कम होती है, ठीक है। तो यहां पर कुछ कैलकुलेशन की हुई है, इसमें नहीं जाएंगे हम। यहां पर देखो, फॉर दीज टू एक्सप्रेशन इट इज क्लियर दैट स्प्लिटिंग विल बी एज फॉलोज। आपके पास एक लेवल है एनर्जी लेवल, तो ये यहां पर वही बताया हो कि एल माइनस वन बाई टू की स्मॉल वैल्यू है तो इसकी एनर्जी ज्यादा होगी, एल प्लस वन बाई टू की वैल्यू ज्यादा है तो लार्ज वैल्यू होगी एनर्जी की, मतलब जे की लार्ज वैल्यू होगी, एनर्जी कम होगी, ठीक है। नाउ दिस गैप विल इंक्रीज विद द इंक्रीमेंट इन एल। आपके पास जो गैप होता है इन दो लेवल्स के बीच में, अब जो स्प्लिटेड लेवल्स है इनके बीच का जो गैप होता है उसके फॉर्मूला क्या होता है, टू एल प्लस वन डिवाइड बाई टू एच क्रॉस स्क्वायर फाइव आर, ये पोटेंशियल है आपका, ठीक है। सो दिस गैप इज इंक्रीजेस विद इंक्रीमेंट इन एल। तो जैसे एल वैल्यू बढ़ेगी दिस गैप वैल्यू विल ऑल्सो इंक्रीज, ठीक है। क्या मतलब है कि जैसे वन एस है, वन एस को जब स्प्लिट करोगे आप तो ये गैप कम होगा एज कंपेयर टू वन पी। वन पी के केस में एल वैल्यू ज्यादा है, तो अगर एल वैल्यू ज्यादा है तो गैप भी ज्यादा होगा, मीन से गैप देखो इंक्रीज हो गया। सिमिलरली एल इज टू टू के लिए गैप और ज्यादा होगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। यहां पर एक इंपॉर्टेंट डायग्राम आता है, एनर्जी लेवल्स यहां पर आपको दे रखे हैं हार्मोनिक ऑसिलेटर पोटेंशियल के। यहां पर आपको स्प्लिटिंग दे रखी है, एनर्जी लेवल्स आफ्टर स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन। तो स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन के बाद जो एनर्जी लेवल्स होंगे वो आपको गिवन है। देखो वन एस से स्टार्ट होगा, वन एस अनस्प्लिटेड रहेगा, वन पी दो में स्प्लिट होगा, वन डी भी दो में स्प्लिट होगा, टू एस अनस्प्लिटेड रहेगा, वन एफ फिर सब स्प्लिट होंगे, ठीक है। एंड उनकी डीजेनरेसीज आपके पास गिवन है कि इस लेवल की डीजेनरेसी कितनी होगी, टू जे प्लस वन। तो यहाँ पे जे की वैल्यू वन बाई टू है तो इसकी डीजेनरेसी टू, इसकी डीजेनरेसी फोर, इसकी टू, इसकी सिक्स, इसकी टू। डीजेनरेसी का मतलब है कि इस लेवल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स आप फिल कर सकते हो, ठीक है। सो ये डायग्राम आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, इनकी कॉन्फ़िगरेशन याद रखो कि फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आप कैसे करोगे। पहले वन एस वन बाई टू आएगा, फिर वन पी थ्री बाई टू, वन पी वन बाई टू, वन डी फाइव बाई टू। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा बॉस, इसको याद कर लो, रट लो, चार से पांच बार लिख के देख लो, जैसे भी हो सके इसको चार से पांच बार लिखोगे याद हो जाएगा, आई एम डैम श्योर। रिमेंबर दिस ऑर्डरिंग फॉर एग्जाम, ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इससे बहुत सारे क्वेश्चन आप कर सकते हो। नोट हायर जे वैल्यू विल लाई लोअर इन एनर्जी डायग्राम, ये अभी हमने ऊपर देख चुके हैं। अब ग्राउंड स्टेट का सिंबल देखो, ग्राउंड स्टेट को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, जे टोटल एंगुलर मोमेंटम, यहां पर ऊपर लिखोगे आप पैरिटी, ये सिंबल ध्यान रखना। अब जे वैल्यू ऑफ जे फॉर द लास्ट फील्ड, अच्छा जे वैल्यू कौन सी लोगे आप, जो लास्ट फील्ड इलेक्ट्रॉन होगा उसकी वैल्यू लोगे, अभी हम आगे देखेंगे। एंड जे आप कैसे लोगे, वैल्यू ऑफ जे फॉर द लास्ट फील्ड इलेक्ट्रॉन, पैरिटी आप किससे कैसे निकालोगे, माइनस वन की पावर एल। तो जो लास्ट फील्ड इलेक्ट्रॉन होगा उसकी जो एल वैल्यू होगी वो हम यहाँ पे फिल करेंगे तो पैरिटी आ जाएगी। पैरिटी दो होती है, एक प्लस पैरिटी और एक माइनस पैरिटी। अगर ये वैल्यू माइनस वन आएगी तो आप नेगेटिव पैरिटी लिखोगे, अगर ये वैल्यू प्लस वन आएगी तो आप प्लस पैरिटी लिखोगे, ठीक है।
Here we assume that only last unpaired electron will contribute. हाँ, ये बात ध्यान रखना कि आपकी कॉन्फ़िगरेशन के अंदर जो लास्ट अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा वही कंट्रीब्यूट करेगा, बाकी जो उससे पीछे के इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे। ठीक है, वी विल फिल एन मीन्स न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन इंडिपेंडेंटली। हम न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को इंडिपेंडेंटली फिल करेंगे। ये पॉइंट्स जो मैंने हाईलाइट कर रखे हैं इनको ध्यान रखना। ठीक है, इस जो पीडीएफ है इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में दे दूंगा, आप इस वीडियो के बाद इसे एक्सेस कर सकते हो, इस सेम पीडीएफ को जहां पर मैंने मार्किंग कर रखी है। उन पॉइंट्स को एग्जाम से पहले एक बार देख लेना। ठीक है, यहां पर समझ लो। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास एक मतलब यहाँ पे 4 केसेस पॉसिबल है। फर्स्ट आपके पास हो सकता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों इवन हो, तो उस केस में आपकी जो ग्राउंड स्टेट का सिंबल होगा वो 0+ होगा। ये ध्यान रखो, ये स्टैंडर्ड है, फिक्स है। जहां पर भी किसी भी एटम मॉलिक्यूल के अंदर आपको दिखे कि प्रोटॉन और न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूक्लियन दोनों इवन है, तो उसका ग्राउंड स्टेट का सिंबल 0+ लिख देना आंख बंद करके। ठीक है, अगर वो इवन ओड होता है तो वी विल फिल द न्यूट्रॉन्स, जो ओड होता है हम उसे ही फिल करेंगे, बिकॉज जो इवन न्यूक्लियॉन्स होते हैं वो कंट्रीब्यूट नहीं करते हैं स्पिन एंड पैरिटी में। ठीक है, सिमिलरली ओड इवन होगा तो भी हम प्रोटॉन को फिल करेंगे जो ओड होगा। यहां पर न्यूट्रॉन ओड होंगे तो हम न्यूट्रॉन की कॉन्फ़िगरेशन फिल करेंगे, प्रोटॉन। अगर दोनों ओड होंगे तो हम नॉर्थियम रूल विल बी अप्लाइड। नॉर्थियम रूल हम अभी नीचे देखते हैं। नॉर्डियम रूल कब अप्लाई होता है? जब व्हेन बोथ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन बोथ आर ओड। तो इसके स्टेप्स क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड जेपी, एलपी, जेएन, एलएन। ये निकाल लोगे कॉन्फ़िगरेशन से। अभी एग्जांपल देखेंगे इसके। फॉर एग्जांपल आपके पास एक कॉन्फ़िगरेशन गिवन है 2d 5/2, जो लास्ट इलेक्ट्रॉन फील्ड है वो 2d 5/2 में। तो इसके लिए जेपी की वैल्यू क्या होगी? 5/2। डी के लिए एल की वैल्यू कितनी होगी? 2। तो जेपी, पी का मतलब है प्रोटॉन। तो प्रोटॉन, अब मैंने कहा था दोनों ओड है तो दोनों की कॉन्फ़िगरेशन आप अलग लिखोगे। दोनों की कॉन्फ़िगरेशन से लास्ट टर्म आएगी, उस लास्ट टर्म से आपको जेपी एंड एलपी की वैल्यू लिखनी है। सिमिलरली जेएन की वैल्यू 3/2, एलएन की वैल्यू 1। तो अब आपको एक नोर्डिम नंबर निकालना है। नोर्डिम नंबर एन किसके इक्वल होता है? जेपी माइनस एलपी, मतलब जेपी माइनस एलपी प्लस जेएन माइनस एलएन। तो यहां से अब आपके पास केसेस हैं। फर्स्ट केस हो सकता है आपके पास एन की वैल्यू 0 आए। तो अगर एन की वैल्यू 0 आए तो आपका जो कैपिटल जे होगा वो जेपी माइनस जेएन होगा। मीन्स जेपी ऑफ प्रोटॉन एंड जेएन, इन दोनों को जो माइनस करोगे वो कैपिटल जे होगा। पैरिटी क्या होगी? -1 की पावर एलपी प्लस एलएन। ठीक है, सेकंड केस आपके पास हो सकता है कि एन आपका +-1 आए। ये 3 ही पॉसिबिलिटी है, तो 0 आएगा या +-1 आएगा जो एन वैल्यू है नोर्डियम नंबर। तो उस केस में आपका जो कैपिटल जे होगा या तो वो जेपी माइनस जेएन हो सकता है या फिर जेपी प्लस जेएन हो सकता है। पैरिटी सेम रहेगी, -1 की पावर एलपी प्लस एलएन। एग्जाम्पल के साथ देखो। अच्छा, इस केस में दोनों पॉसिबल हो सकते हैं, तो दोनों एग्जाम्पल मतलब दोनों आंसर आप लिख के आना। एग्जाम्पल देखो। फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड आउट द ग्राउंड स्टेट एनर्जी सिंबल फॉर दिस न्यूक्लियस C612। तो इसमें बताओ प्रोटॉन भी 6 है, न्यूट्रॉन भी 6 है, दोनों इवन इवन है, तो आंख बंद करके इसकी ग्राउंड स्टेट सिंबल लिख देना 0+। फाइन है। O6 मतलब ऑक्सीजन 816, तो प्रोटॉन 8 न्यूट्रॉन 8, तो इवन इवन है प्रोटॉन न्यूट्रॉन, तो ग्राउंड स्टेट 0+। थर्ड एग्जांपल देखो। नाइट्रोजन 714, तो प्रोटॉन 7 होंगे, न्यूट्रॉन भी 7 होंगे। अब ओड ओड है, तो ओड ओड के केस में क्या अप्लाई करेंगे? हम नॉर्डिन्स रूल अप्लाई करेंगे ओड ओड के केस में। तो अब क्या करना है? हमें इसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है। 7 प्रोटॉन और 7 न्यूट्रॉन की कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे, तो जब कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे दोनों की सेम आएगी। 1s 1/2 में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, 1p 3/2 में 4 इलेक्ट्रॉन आएंगे, 1p 1/2 में 1 इलेक्ट्रॉन आएंगे। इस कॉन्फ़िगरेशन का ऑर्डर याद रख लो, जो ऊपर मैंने वो डायग्राम बताया वहां से। उसके बाद कितने इलेक्ट्रॉन्स फिल होंगे वो उनकी डीजेनरेसी के ऊपर डिपेंड करता है। डीजेनरेसी कितनी होती है? 2j+1। तो जैसे डीजेनरेसी 1/2 है तो डीजेनरेसी 2 होगी, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन फिल होंगे। 3/2 है तो 3/2 इंटू 2+1 तो 4 आएगा, तो 4 इलेक्ट्रॉन फिल हो सकता है। ये तो याद हो जाएगा, जस्ट मल्टीप्लाई करोगे इसको। ठीक है, अब तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के लिए दोनों कॉन्फ़िगरेशन सेम आएगी। अब लास्ट अनपेयर्ड आपको इलेक्ट्रॉन देखना है, तो लास्ट अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहां पर है, तो दोनों के लिए सेम कॉन्फ़िगरेशन आएगी। प्रोटॉन के लिए भी 1p 1/2, न्यूट्रॉन के लिए भी 1p 1/2। अब इसके लिए जेपी की वैल्यू 1/2, एलपी की वैल्यू p है तो 1 हो गया। अच्छा, यहां पर भी जेएन की वैल्यू 1/2, एलएन की वैल्यू 1/2। तो नोर्डिन नंबर जब कैलकुलेट करोगे जेपी माइनस एलपी, तो ये तो 0 ही हो गया।
सॉरी जेपी माइनस एलपी एंड जेएन माइनस एलएन, तो नोर्डिन नंबर आएगा -1। तो इस केस में आपका जो कैपिटल जे होगा वो क्या होगा, जेपी माइनस जेएन या फिर जेपी प्लस जेएन। तो आइदर इट कैन बी 0, मतलब 1/2 माइनस 1/2, आइदर इट कैन बी 0 और इट कैन बी 1। और पैरिटी क्या होगी, -1 की पावर एलपी प्लस एलएन, तो -1 की पावर 2, तो +1 हो जाएगा। तो द ग्राउंड स्टेट सिंबल फॉर नाइट्रोजन न्यूक्लियस इज आइदर 0+ और 1+, दोनों लिख के आना, आपको मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, उसके बाद एक और एग्जांपल देख लेते हैं, लास्ट एग्जांपल, फिर नेक्स्ट टॉपिक पर बढ़ते हैं। बिकॉज दिस इज रिवीजन वीडियो, वन शॉट रिवीजन वीडियो, पूरा सिलेबस हमें कवर करना है यूनिट 3 का, एंड एक लिमिटेड टाइम के अंदर करना है। ठीक है, तो आपके पास जैसे एक और एग्जांपल है Na1123, सोडियम का न्यूक्लियस है, प्रोटॉन 11 है, न्यूट्रॉन 12 है। तो जो इवन है न्यूट्रॉन, इसको हम कंसीडर नहीं करेंगे, ओनली द ओड विल कंट्रीब्यूट। तो 11 जो प्रोटॉन्स है उनको फिल करना, ऐसे कॉन्फ़िगरेशन में फिल करोगे तो आपके पास कॉन्फ़िगरेशन से पैरिटी आ जाएगी, एलपी प्लस एलएन और जे वैल्यू आ जाएगी। तो इसकी ग्राउंड स्टेट टर्म क्या होगी, ग्राउंड स्टेट का सिंबल क्या होगा, जे वैल्यू 5/2 एंड इसकी पैरिटी प्लस। ठीक है, नीचे और एग्जांपल दिए हुए हैं, यहाँ पे फोस्फोरस का न्यूक्लियस है, एल्यूमिनियम का न्यूक्लियस है, इनके लिए आपको सिंबल निकालने हैं, फाइंड आउट द ग्राउंड स्टेट सिंबल। सो आई होप अब आप ये क्वेश्चन कर लोगे अगर एग्जाम में आता है तो। ध्यान रखना 4 ही पॉसिबल केस हैं, इवन इवन है तो 0+, ओड ओड है तो नॉर्डिन नंबर का रूल लगा देना, अगर ओड इवन है तो फिर तो आपका जो नॉर्मल मेथड होता है वो लगा देना। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं न्यूक्लियर मैग्नेटिक मोमेंट। तो न्यूक्लियर मैग्नेटिक मोमेंट आपका J = L+1/2 L-1/2 के लिए नीचे दिया हुआ है, L+2.8 इक्वल टू J+2.3, ये दोनों फॉर्मूलाज हैं। चेक करना स्टेप्स कैसे होता है, चेक वैल्यू ऑफ J इज, मतलब वो L-1/2 को करस्पॉन्ड करता है या L+1/2 को करस्पॉन्ड करता है, उसके करस्पॉन्डिंग इनका फॉर्मूला लगा देना। ठीक है, इसके अंदर कुछ ज्यादा है नहीं समझने का, जस्ट चेक करना कि जैसे P = 13 है, जब P = 13 की कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे, जैसे यहां पर दिया हुआ एक एग्जांपल देख लेते हैं इसका भी, फाइंड आउट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट फॉर एल्यूमिनियम। तो इसके अंदर प्रोटॉन है 13, फिल करोगे तो लास्ट कॉन्फ़िगरेशन आएगी 1d 5/2, तो J की वैल्यू 5/2 है, डी L की वैल्यू 2 है, तो 5/2 कब आएगा, जब आप L+1/2 करोगे, तो मीन J = L+1/2 का केस है, तो उसका फॉर्मूला लगा देना यहाँ पे, J और J की वैल्यू पुट कर देना, तो आपके पास न्यूक्लियर मैग्नेटिक मोमेंट आ जाएगा। उसके बाद एक होता है क्वाड्रोपोल मोमेंट। क्वाड्रोपोल मोमेंट इवन इवन न्यूक्लियाई के केस में क्वाड्रोपोल मोमेंट 0 होता है। तो क्वाड्रोपोल मोमेंट आप कब लिखोगे, जब एक ओड होगा एक इवन होगा। ठीक है, अगर प्रोटॉन्स ओड होंगे और न्यूट्रॉन्स इवन होंगे तो आपको ये फॉर्मूला यूज करना है, अगर प्रोटॉन्स इवन होंगे न्यूट्रॉन्स ओड होंगे तो आपको ये फॉर्मूला यूज करना है। लीस्ट इंपॉर्टेंट है लेकिन फिर भी थोड़ा ध्यान रखो कि अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप कैसे करोगे। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। अब जो शेल मॉडल है इसके हमारे पास कुछ एक्सेप्शंस है, जैसे जब हम फ्लोरीन न्यूक्लियस का ग्राउंड स्टेट सिंबल निकालते हैं तो अपने मेथड से, तो इस केस में प्रोटॉन ओड है इवन न्यूट्रॉन है, इसको जब कॉन्फ़िगरेशन निकाल के इसकी ग्राउंड स्टेट टर्म निकालोगे तो वो मैच नहीं करती एक्सपेरिमेंटली, ये लिमिटेशन है शेल मॉडल की। सो 1d 5/2 शुड बी द ग्राउंड स्टेट और ग्राउंड स्टेट सिंबल, बट द ग्राउंड स्टेट कोरस्पॉन्ड टू 2s1/2, ये इसकी एक्सेप्शन है। एक और एक्सेप्शन आपके पास दे रखी है सोडियम मॉलिक्यूल, सोडियम न्यूक्लियस के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं सेमी इंपेरिकल मास फॉर्मूला, कि हमारे पास जो बेथे वेज सेकर फॉर्मूला भी इसको हम बोलते हैं, और इट इज ऑल्सो नोन एज सेमी इंपेरिकल मास और बाइंडिंग एनर्जी फॉर्मूला। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस फॉर्मूले को ध्यान रखना, इसमें कुछ टर्म्स होती है वो हम आगे डिस्कस करेंगे। दिस फॉर्मूला इज बेस्ड ऑन लिक्विड ड्रॉप मॉडल, ये शेल मॉडल पर नहीं बेस्ड है, लिक्विड ड्रॉप मॉडल पर बेस्ड है। अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द न्यूक्लियस इन MeV, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इज गिवन बाय, आपके पास फॉर्मूला गिवन है AV इंटू ए माइनस AS इंटू ए पावर 2/3 माइनस AC इंटू जेड इंटू Z-1 पावर डिवाइड में ए पावर 1/3, फिर ए ये असिमेट्री टर्म है, A-2Z पावर 2 डिवाइड बाई ए प्लस माइनस डेल्टा अपॉन ए पावर 3/2। इंडिविजुअली एक एक टर्म को नीचे समझते हैं, इन सब की जो कांस्टेंट है AV AS AC, ठीक है, इन सब डेल्टा इन सब की वैल्यूज होती है, कांस्टेंट वैल्यूज है, नो नीड टू रिमेंबर। टर्म का मतलब समझ लेते हैं।
ठीक है। तो इसका नीचे दी हुई है वॉल्यूम एनर्जी टर्म। फर्स्ट ऑफ ऑल पहले हम समझते हैं कि बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस। सो बाइंडिंग एनर्जी वो एनर्जी होती है दैट एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द सिस्टम इनटू इट्स कंस्टिट्यूएंट और एनर्जी रिलीज्ड व्हेन द सिस्टम इज फॉर्म्ड बाय द कंस्टिट्यूएंट्स। हिंदी में आसान भाषा में समझो, जब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स कंबाइन करते हैं, एक न्यूक्लियर फॉर्म होता है, तो एक एनर्जी रिलीज होती है। जो वो एनर्जी रिलीज होती है उसी को हम बाइंडिंग एनर्जी बोलते हैं। इसका रिवर्स समझो, अगर एक न्यूक्लियस को ब्रेक करना हो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स में, तो जो एनर्जी चाहिए उस न्यूक्लियस को ब्रेक करने के लिए वो उसकी बाइंडिंग एनर्जी है। ठीक है, समझ आ गया? उसी का एक्सप्रेशन यहाँ पे दिया हुआ है। तो मास डिफेक्ट के कारण ये बाइंडिंग एनर्जी आती है। इसका रीजन क्या होता है, ओरिजिन क्या होता है? मास डिफेक्ट। मास डिफेक्ट मतलब कि जब आपके जो ओरिजिनल कंस्टिट्यूएंट्स हैं, मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स का मास ज्यादा होता है, जब वो न्यूक्लियस में आ जाते हैं तो उनका मास कम हो जाता है। तो जो मास डिफेक्ट होता है न्यूक्लियस में और उसके कंस्टिट्यूएंट्स में, वो मास ही रिस्पॉन्सिबल होता है एनर्जी के लिए। ठीक है, अब हम इंडिविजुअली टर्म समझते हैं। फर्स्ट टर्म आती है बाइंडिंग एनर्जी फॉर्मूले के अंदर, वॉल्यूम एनर्जी टर्म। सो दिस टर्म इज प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड ड्रॉप। हम अज्यूम करते हैं कि हमारे जो न्यूक्लियंस होते हैं वो जो हमारा न्यूक्लियस है वो एक स्फेरिकल ड्रॉप की तरह है, लिक्विड ड्रॉप की तरह, एंड उसकी जो वॉल्यूम एनर्जी टर्म है वो प्रोपोर्शनल है इसके वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड ड्रॉप। फाइन। सेकेंड टर्म एंड ईवी किसके इक्वल होती है? एवी इंटू ए। सेकेंड टर्म आती है हमारे पास सरफेस एनर्जी टर्म। दिस इज नेगेटिव बिकॉज द सरफेस टेंशन डिक्रीजेस ड्यू टू बाइंडिंग एनर्जी। तो इसीलिए ये माइनस होती है एंड ये ए पावर 2/3 पर डिपेंड करती है। अगर हम कूलम एनर्जी टर्म की बात करें तो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी बिटवीन द चार्ज पार्टिकल इनसाइड द न्यूक्लियस, it is negative because the repulsion between various protons will produce resistance in binding up the system। तो हमारे जो प्रोटॉन्स के बीच में रिपल्शन होगा वो एक रेजिस्टेंस प्रोड्यूस करता है। डेट्स वाई इसका भी साइन कैसा होता है हमारे पास? नेगेटिव होता है। एंड इसका फॉर्मूला क्या होता है? ए सी इंटू z-1 डिवाइड बाई ए पावर 1/3। नेक्स्ट टर्म हमारे पास आती है असिमेट्री टर्म। तो द असिमेट्री एनर्जी ओरिजिनेट्स फ्रॉम द असिमेट्री बिटवीन द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन द न्यूक्लियस। सो जो असिमेट्री होती है न्यूट्रॉन्स के बीच में और प्रोटॉन्स के बीच में, मतलब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स ज्यादा हो जाते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ज्यादा हो जाते हैं, तो एक असिमेट्री क्रिएट हो जाती है। तो इसके कारण जो एनर्जी होती है वो हमारे पास गिवन है A-2Z। ये भी माइनस साइन होती है, A-2Z डिवाइड बाई ए, ये ऐसे प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है, मास नंबर के। फिर लास्ट टर्म हमारे पास आती है बाइंडिंग एनर्जी के अंदर, पेयरिंग एनर्जी टर्म। सो द पेयरिंग एनर्जी इज रिलेटेड टू द पेयरिंग इफेक्ट एट न्यूक्लियॉन्स ड्यू टू पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ठीक है, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल आपको पता है। सो द टोटल बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑफ अ मॉलिक्यूल इज गिवन बाय AV minus AS A power 1/3 minus AC Z into Z-1 A power 4/3 and so on these two term. Must remember this expression। बाइंडिंग एनर्जी से रिलेटेड अगर कुछ भी एटलीस्ट एक दो क्वेश्चन आता है तो बाइंडिंग एनर्जी की डेफिनेशन लिख देना, उसमें उसका ओरिजिन बता देना कि मास डिफेक्ट होता है, सिंपल इक्वेशन लिख देना, एंड ये फाइनल एक्सप्रेशन लिखोगे तो एक पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ता है एग्जामिनर पर कि यस यू नो दिस एक्सप्रेशन। अगर हम बाइंडिंग एनर्जी की बात करें न्यूक्लियस के केस में, तो बाइंडिंग एनर्जी कैसे निकालोगे? मास ऑफ कंस्टिट्यूएंट्स, ये देखो कंस्टिट्यूएंट्स का मास है, न्यूक्लियंस का मास है, प्रोटॉन का मास, न्यूट्रॉन का मास माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस। जैसा कि मैंने बताया था कि प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का मास ज्यादा होता है जब वो अलग अलग होते हैं, लेकिन जब वो न्यूक्लियस के अंदर आ जाते हैं तो उन दोनों का मतलब सम उनका क्या होता है? कम होता है। सो जो मास डिफेक्ट यहां से आता है उसको हम मल्टीप्लाई करते हैं C² से। दिस इज योर बाइंडिंग एनर्जी। अगर हम एप्लीकेशन की बात करें, एप्लीकेशन ऑफ सेमी इंपिरिकल मास फॉर्मूला, इसको हम बोलते हैं सेमी इंपिरिकल मास फॉर्मूला। सो फर्स्ट एप्लीकेशन इसका है कि जो स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है बाइंडिंग एनर्जी के। तो अगर किसी न्यूक्लियस की बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा है तो वो ज्यादा स्टेबल होगा, किसी की बाइंडिंग एनर्जी कम है तो वो कम स्टेबल होगा। सो ये इसकी एप्लीकेशन है कि कंपेयर कर सकते हैं हम काफी न्यूक्लियस को। ठीक है, अगर हम नेक्स्ट एप्लीकेशन की बात करें, मोस्ट स्टेबल आइसोबार कौन सा होगा? तो जैसे आपके पास 3 आइसोबार हैं, आइसोबार मींस जिनका ए नंबर सेम है। वी विल बी आस्क्ड फॉर द मोस्ट स्टेबल आइसोबार विद Z इक्वल टू ZA, जिसका ZA के इक्वल होगा दैट विल बी मोर स्टेबल। तो ये फॉर्मूला है उसका, आप चेक कर सकते हो। बेरिलियम 2, बेरिलियम Z दे रखा है 6 एंड लिथियम 6 3 6 गिवन है। तो देख लो ZA किसका निकाल के, तो जिसके Z के इक्वल आएगा वो ज्यादा स्टेबल होगा। ठीक है,
सिमिलरली आपके पास कुछ सिमिलर कंसेप्ट यूज होता है टू फाइंड द स्टेबिलिटी ऑफ आइसोटोप्स। ठीक है, कि आपके पास आइसोटोप कौन सा स्टेबल होगा। यस, द मोस्ट स्टेबल आइसोटोप विल बी फॉर विच जेड ए इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ जेड। अगेन इसमें जिसका जेड जेड ए की इक्वल होगा दैट विल बी मोर स्टेबल। ओके, नेक्स्ट एप्लीकेशन हमारे पास आती है सेमी इंपिरिकल मास फॉर्मूला की। वी कैन डिटरमाइन द अलाउड वैल्यूज ऑफ ए मास नंबर क्या पॉसिबल्स हैं फॉर अल्फा डीके। ठीक है, सो अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन आता है क्यू वैल्यू किसी भी रिएक्शन की कैसे लिखते हैं। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। किसी भी रिएक्शन की क्यू वैल्यू आप कैसे लिखोगे। सो उसके प्रोडक्ट्स, काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स। फॉर एग्जांपल आपके पास एक रिएक्शन है ए प्लस बी इक्वल टू सी प्लस डी। ए प्लस बी से रिएक्शन हुआ है सी प्लस डी में, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स, ये क्यू वैल्यू का फॉर्मूला होता है। एक क्यू वैल्यू का फॉर्मूला और होता है आपके पास बाइंडिंग एनर्जी की टर्म्स में। तो आप लिखोगे बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स मींस सी प्लस डी की बाइंडिंग एनर्जी माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स। सो ये दो इंपॉर्टेंट फॉर्मुलाज है क्यू वैल्यू के ऑफ रिएक्शन। एक सिंपल न्यूमेरिकल यहां से एक्सपेक्टेड है कि एक सिंपल न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। ठीक है, बाइंडिंग एनर्जी आई होप अभी तक आप कैलकुलेट करना सीख चुके हो। ये क्लास 12 से हम पढ़ते आ रहे हैं कि हम बाइंडिंग एनर्जी कैसे लिखते हैं किसी भी रिएक्शन की। फिर उसके बाद एक हमारे पास क्यू वैल्यू, अगर हम अल्फा डी के रिएक्शन की बात करें तो एक मास पैराबोला होता है। मास मास पैराबोला क्या होता है हमारे पास, हम वाई एक्सिस पर मास प्लॉट करते हैं एंड जेड एक्सिस पर जेड नंबर प्लॉट करते हैं। तो डिफरेंट न्यूक्लियस और डिफरेंट आइसोटोप्स के लिए हमारे पास एक पैराबोला आता है जहां पर हमारे आइसोटोप्स लाई करते हैं। तो इस पैराबोला का जो मिनिमम होता है, जिसका जो मास मिनिमम होता है एंड जो उसके कोरस्पॉन्डिंग जो जेड होता है, तो ये जेड जिस न्यूक्लियस के कोरस्पॉन्डिंग होगा वो ज्यादा स्टेबल होगा। सो दिस रिप्रेजेंट्स द मोस्ट स्टेबल न्यूक्लियाई। कौन सा पॉइंट, ये वाला पॉइंट, यहां पर जो लाई करेगा न्यूक्लियस वो ज्यादा स्टेबल होगा। सो स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियाई अगेंस्ट बीटा डीके। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। यहां पर वही समझाया हुआ उस पैराबोला की कि अगर आपके पास ट्रांजिशंस होते हैं, उसके बाद कलेक्टिव मॉडल देखते हैं। ठीक है, सो न्यूक्लियस कंसिस्ट ऑफ अ सेंट्रल कोर एंड सम एक्स्ट्रा न्यूक्लियंस अराउंड द कोर। द कोर कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ न्यूक्लियंस इक्वल्स टू मैजिक नंबर। जो मैजिक नंबर ऑफ न्यूक्लियंस होते हैं वो कोर में लाई करते हैं एंड उसके अराउंड आपके पास अदर न्यूक्लियंस होते हैं। ठीक है, तो आपके पास एक रिलेशन होता है, दिस इज ऑल्सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशन। ई आर क्या होता है, एनर्जी कोरस्पॉन्डिंग टू द रोटेशनल मोशन and EV is the energy corresponding to the vibrational motion. I is the spin of rotational state, या फिर इसको बोलते हैं स्पिन रोटेशनल नंबर ऑफ रोटेशनल स्टेट, या फिर इसको बोलते हैं रोटेशनल क्वांटम नंबर। तो इस एक्सप्रेशन को ध्यान रखना, ई आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई इंटू आई प्लस वन। द पैरिटी ऑफ ऑल रोटेशनल लेवल इज प्लस वन, ये भी पॉइंट आप ध्यान रखना। अब यहां से कुछ क्वेश्चंस बनते हैं। क्वेश्चन कैसे बनते हैं, द बैंड स्पेक्ट्रम ओ एफ of uranium-238 based on the ground state 0 plus ground state, if the energy of 2 plus state is 44.7 kilo electron volt, then what is the spin and parity of the states having energy this। तो आपको दो स्टेट्स की एनर्जी दे रखी है, आपको एक स्टेट भी बता रखी है 2 प्लस, दूसरी स्टेट की आपको स्पिन एंड पैरिटी बतानी है। तो ये फॉर्मूला आप यूज करोगे, प्रोपोर्शनैलिटी यूज करोगे, E2 by E1 इज इक्वल टू उस एनर्जी लेवल का जे नंबर, डेट इज 2 इंटू 2 प्लस 1 गिवन है ना आपको जे। ये स्टेट को हम कैसे लिखते हैं, जे पी। तो अगर 2 प्लस को कंपेयर करोगे तो यहां से जे वैल्यू 2 आ गई, जे वैल्यू कहो या इसको 2 आई बोलो, यहां पर वही सेम है, 2 इंटू 2 प्लस 1 एंड जिस लेवल की हमें कैलकुलेट करना है उसको आई मान लो। यहां से आपके पास आई आ जाएगा 8। हमने अभी ऊपर लिखा था कि पैरिटी ऑफ ऑल रोटेशनल लेवल इज प्लस 1, सो द स्पिन एंड पैरिटी ऑफ द स्टेट्स हैविंग एनर्जी दिस will be 8 plus, so this will be your answer। क्लियर है, सेम सिमिलर टाइप के क्वेश्चन, सिमिलर क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, सेम कंसेप्ट यूज होगा, आई की वैल्यू आ जाएगी तो आंसर आ जाएगा 4 प्लस। सेम क्वेश्चन गिवन है, आई की वैल्यू आ जाएगी, पैरिटी के साथ लिख देना प्लस। ठीक है, क्लियर है, तो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हमारे पास एक लॉ आता है डेट इज कॉल्ड गीगर लॉ।
गीगर लॉ हमारे पास क्या बताता है, द रेंज इन द स्टैंडर्ड एयर इज प्रोपोर्शनल टू वी क्यू। तो एयर में हमारे पास जो रेंज होती है वो किसके प्रोपोर्शनल होती है, वेलोसिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल के प्रोपोर्शनल होती है। तो यहां पर एक कांस्टेंट आ जाता है, रेंज इज इक्वल टू ए वी क्यू। यहां से एक क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है कि आपको दो पार्टिकल की रेंज दे देंगे, उनकी वेलोसिटी का रेशियो पूछ लेंगे, या एक की वेलोसिटी दे देंगे दूसरे की वेलोसिटी पूछ लेंगे। इसका रेसिप्रोकल हो सकता है कि दो पार्टिकल की वेलोसिटी दे देंगे, एक की रेंज बता देंगे, दूसरे की रेंज पूछ लेंगे। तो सिंपली कंसेप्ट यूज कर लेना, R2/R1 इज इक्वल टू V1 क्यूब/V2 क्यूब, प्रोपोर्शनलिटी यूज कर लेना, ठीक है। रेंज के बीच में और एनर्जी के बीच में एक रिलेशन होता है, दैट इज R इज प्रोपोर्शनल टू E⁻3/2। तो यहां पर फिर से एक कांस्टेंट आ गया B। जहां से भी क्वेश्चन बन सकता है, एनर्जी दे देंगे, रेंज का रेशियो पूछ लेंगे, रेंज दे देंगे, एनर्जी का रेशियो पूछ लेंगे, या एक पार्टिकल की रेंज एनर्जी दोनों दे देंगे, दूसरे पार्टिकल की सिर्फ एक पैरामीटर देंगे, चौथा पूछ लेंगे। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं गीगर नटल लॉ पे। गीगर नटल लॉ क्या कहता है हमारे पास, इट दिस लॉ गिव्स द रिलेशन बिटवीन रेंज एंड डीके कांस्टेंट। रेंज के, देखो अब तक हमने रेंज के और वेलोसिटी के बीच में रिलेशन देख लिया, रेंज और एनर्जी के बीच में रिलेशन देख लिया, रेंज और डीके कांस्टेंट के बीच में क्या रिलेशन होता है वो देखते हैं। तीनों में से एक क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, इन तीनों रिलेशन में से एक क्वेश्चन आ सकता है। तो डीके कांस्टेंट ln लैम्डा इज इक्वल टू a प्लस बी ln r, जहां पे a और b क्या है, कांस्टेंट है, a एंड b आर कांस्टेंट। दिस इज द एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व्ड लॉ। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट है। हाँ, ये है अल्फा डीके। जो अल्फा डीके रिएक्शन होता है उसमें आपको क्यू वैल्यू ऑफ अल्फा, क्यू वैल्यू ऑफ अल्फा डीके आपको पता होनी चाहिए कि मास ऑफ अल्फा पार्टिकल डिवाइड बाय मास ऑफ डॉटर +1 इंटू काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल। अगर हम काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल की बात करें तो वो किसके इक्वल होता है, क्यू वैल्यू इंटू A-4/A। ये दोनों फॉर्मूला याद रखना इंपॉर्टेंट होते हैं, क्वेश्चन इन पर भी आते हैं। अगर अल्फा डीके से रिलेशन, अगर अल्फा डीके से कोई क्वेश्चन आएगा तो इन दोनों का यूज पक्का होगा। आपको क्यू वैल्यू दे देंगे, बता देंगे कि किसका अल्फा डीके हुआ है, बताओ उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी है। क्लियर है। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं गैमो थ्योरी ऑफ अल्फा डीके। गैमो एक्सप्लेन्स द एमिशन ऑफ अल्फा पार्टिकल फ्रॉम हैवी न्यूक्लियस यूजिंग अ क्वांटम मैकेनिकल टनलिंग इफेक्ट एंड द ट्रांसमिशन प्रोबेबिलिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल इज गिवन एज। आपको ट्रांसमिशन प्रोबेबिलिटी गिवन है एक्सपोनेंशियल -2 इंटीग्रेशन a to b 2mvx - e डिवाइड बाय h क्रॉस dx। इसको सोल्व करके हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज हैं, उन प्रॉपर्टीज को हम अल्फा पार्टिकल की स्टडी करते हैं कि हमारे पास जो अल्फा पार्टिकल होता है वो हाई आयोनाइजिंग पावर होती है इसकी, इसकी रेंज बहुत कम होती है। देर आर सेम एनर्जी, देर आर सेम एनर्जी ऑफ ऑल द अल्फा पार्टिकल्स एमिटिंग, द अल्फा पार्टिकल्स विल बी अफेक्टेड फ्रॉम द इलेक्ट्रिक फील्ड। ये कुछ इसकी प्रॉपर्टीज हैं अल्फा पार्टिकल्स की। उसके बाद नेचर क्या होता है हमारे पास गामा रेज का, मोर सच पेनेट्रेटिंग, ये अल्फा एंड बीटा रेज से ज्यादा पेनेट्रेटिंग होती है। दे आर मोर दे आर अनडिफ्लेक्टेड, सॉरी दे आर अनडिफ्लेक्टेड, ये डिफ्लेक्ट नहीं होती है बाय इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। एनर्जी ऑफ गामा रे इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ MeV, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो एनर्जी के बीच में और वेवलेंथ के बीच में क्या रिलेशन होता है, एनर्जी इज h न्यू फ्रीक्वेंसी, और अगर वेवलेंथ की टर्म में चाहिए तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है, c/λ। सो एनर्जी इज hc/λ। ठीक है। उसके बाद हमारी जो गामा रेज होती है, गामा रेज ये मैटर के साथ कैसे इंटरेक्ट करती है, तो मैटर के साथ इसका इंटरेक्शन हम इस फॉर्मूले से बता सकते हैं। सो इंटेंसिटी ऑफ गामा रे आफ्टर ट्रेवलिंग अ डिस्टेंस x इन द मैटर। ठीक है, जहां पर म्यू क्या है हमारा एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट, या इसको बोलते हैं अटेन्युएशन कोफिशिएंट। तो गामा रेज की जो इंटेंसिटी होती है वो मैटर के, मतलब जो मैटर में ट्रेवल करती है गामा रेज, तो उसकी इंटेंसिटी कम हो जाती है एक्सपोनेंशियली -μx। देखो कम हो रही है -μx। ठीक है, ये I0 ओरिजिनल इंटेंसिटी गामा रे की। तो ये भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ध्यान रखना इस इंपॉर्टेंट फॉर्मूले को। इंटरेक्शन ऑफ गामा रेज विद मैटर, वही यहां पे बताया हुआ है कि म्यू, म्यू क्या होता है हमारे पास, अटेन्युएशन कोफिशिएंट, या इसको बोलते हैं एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट। जो पेनिट्रेशन डेप्थ होती है, अब गामा रेज कितना पेनिट्रेट करेगी मटेरियल के अंदर, वो क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है आपके एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट इसका। हाँ, एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट या अटेन्युएशन कोफिशिएंट का रेसिप्रोकल होता है।
ठीक है। तो पेनिट्रेशन डेप्थ ध्यान से ध्यान रखना। देखो मैंने अल्फा से बता दिया आपको, अगर अल्फा से क्वेश्चन आएगा तो कौन से फॉर्मूला यूज होंगे, बीटा से बता दिया, गामा से अगर आएगा तो इंटेंसिटी वाला फॉर्मूला याद रखना और पेनिट्रेशन डेप्थ का फॉर्मूला याद रखना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास कुछ ट्रांजिशन रूल्स होते हैं। गामा गामा डीके देखो कब होता कब है, फर्स्ट ऑफ ऑल समझो गामा डीके कब होता है, जब हमारे पास एक अनस्टेबल न्यूक्लियस स्टेबल होने के लिए हायर एक्साइटेड स्टेट से लोअर एक्साइटेड स्टेट में ट्रांजिशन करता है। तो उस ट्रांजिशन के कुछ रूल्स होते हैं। कोई भी ट्रांजिशन ऐसे नहीं होगा कि इस लेवल से इस लेवल में आ गया, नहीं, उसके कुछ रूल्स होते हैं। तो हमारे पास रूल्स क्या होते हैं कि जो आई वैल्यू होती है या इसको एल वैल्यू बोलो, वो आई आई माइनस आई एफ टू आई आई प्लस आई एफ, ये आपको सबसे पहले कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन देख लो, एग्जांपल देख लो कैसे आएगा। एक न्यूक्लियस है, वो इस स्टेट से इस स्टेट में ट्रांजिशन किया उसने, तो पैरिटी चेंज हो रही है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो प्लस से माइनस हो रही है। आई आई वन है, मीन्स उसका इनिशियल, देखो हमने यहाँ पे जे को हम आई यूज कर रहे हैं तो कंफ्यूज मत होना। अगर वन प्लस लिखा हुआ है तो यहाँ पे आई की वैल्यू वन है, इनिशियल इनिशियल स्टेट है जो न्यूक्लियस की, उसकी आई आई की वैल्यू वन है, यहाँ पे आई आई की वैल्यू फोर है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले आपको एल कैलकुलेट करना है, आई आई माइनस आई टू आई आई प्लस आई। तो वन माइनस फोर मीन्स थ्री से लेके वन प्लस फोर फाइव, तो थ्री फोर फाइव, ये तीन तीन वैल्यू आएंगी इसके बीच में, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रिक ट्रांजिशन होता है, इलेक्ट्रिक ट्रांजिशन उसकी पैरिटी होती है माइनस वन की पावर एल। जो मैग्नेटिक ट्रांजिशन होता है उसकी पैरिटी होती है माइनस वन की पावर एल, ठीक है। तो अब समझो, देखो इंडिविजुअली लेते हैं, एल की वैल्यू हमारे पास तीन, थ्री फोर फाइव, तीन वैल्यूज आई। तो पहले एल की वैल्यू थ्री लेते हैं, तो इलेक्ट्रिक ट्रांजिशन की पैरिटी चेक करते हैं। तो इलेक्ट्रिक ट्रांजिशन की पैरिटी क्या होती है, माइनस वन की पावर एल, तो माइनस वन की पावर थ्री, तो पैरिटी कितनी आई, माइनस वन की ओड पावर, तो माइनस, पैरिटी चेंज हो रही है, मतलब ये फॉलो कर रहा है, हमारी भी पैरिटी चेंज हो रही है, तो मतलब इलेक्ट्रिक ट्रांजिशन पॉसिबल होगा इस केस में। मैग्नेटिक ट्रांजिशन देखते हैं। अच्छा, एल इज टू थ्री के लिए आपका इलेक्ट्रिक ट्रांजिशन होगा ई थ्री, मैग्नेटिक ट्रांजिशन होगा एम थ्री। ये ट्रांजिशन है, मूवमेंट नहीं है, ट्रांजिशन है, ठीक है। अब मैग्नेटिक ट्रांजिशन की पैरिटी होती है माइनस वन की पावर एल प्लस वन, तो माइनस वन की पावर थ्री प्लस वन, तो इवन हो जाएगा, तो नो चेंज, मतलब पैरिटी चेंज ही नहीं हो रही है, तो मतलब ये एम थ्री पॉसिबल ही नहीं होगा। तो आउट ऑफ ई थ्री एंड एम थ्री ओनली ई थ्री विल बी देयर, बिकॉज ये हमारी पैरिटी चेंज को फॉलो कर रहा है, हमारे न्यूक्लियस की पैरिटी चेंज हो रही है एंड इस रूल के अकॉर्डिंग भी पैरिटी चेंज हो रही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट वैल्यू लेते हैं एल की, एल इज टू फोर, तो इसके कोरस्पॉन्डिंग दो लाइन आ सकती है हमारे पास, दो ट्रांजिशन आ सकते हैं, ई फोर एंड एम फोर। ई फोर के लिए पैरिटी चेक कर लेते हैं, माइनस वन की पावर फोर, तो पैरिटी चेंज नहीं हो रही है, तो इस केस में हमारा इलेक्ट्रिक ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं होगा, मैग्नेटिक ट्रांजिशन पॉसिबल होगा। इसके आगे मैं आपको एक ट्रिक भी बताऊंगा कि आपको कैसे एक, मतलब सेकंड्स में बता सकते हो आप कि कौन सा ट्रांजिशन पॉसिबल होगा। अब सिमिलरली आपको फाइव के लिए चेक कर लेना। ट्रिक क्या है यहाँ पे, जैसे एल इज टू थ्री फोर फाइव आया, तो पहले सारे इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक ट्रांजिशंस लिख लो। तो एल इज टू थ्री के लिए ई थ्री एम थ्री, फोर के लिए ई फोर एम फोर, फाइव के लिए ई फाइव एम फाइव। तो एक ई थ्री से स्टार्ट करो, डायगनली ऐसे ड्रॉ करो, तो ई थ्री पॉसिबल होगा, एम थ्री पॉसिबल होगा, सॉरी एम फोर पॉसिबल होगा एंड ई फाइव पॉसिबल होगा, ठीक है। एंड जो सबसे ज्यादा पॉसिबल होगा, मतलब इसके भी प्रोबेबिलिटीज होती है ना कि कौन सा ट्रांजिशन की प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो ई थ्री की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी, फिर एम फोर की प्रोबेबिलिटी उससे कम होगी, फिर ई फाइव की उससे भी कम होगी। सो फर्स्ट आइडेंटिफाई फर्स्ट वन एंड देन फर्दर, ऑब्वियसली आप ऐसे एरो ड्रॉ करके बता सकते हो। तो यहां पर बहुत सारे एग्जाम्पल दिए हुए हैं सिमिलर टाइप के क्वेश्चन। वन बाय टू से फाइव बाय टू पैरिटी चेंज हो रही है, तो आई आई की वैल्यू आ गई, आई एफ की वैल्यू आ गई, पता लग गया कि पैरिटी चेंज हो रही है, तो ये फॉर्मूला यूज करना, एल की वैल्यूज आएंगी, एल की वैल्यू के लिए चेक कर लेना कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक में से कौन सा ट्रांजिशन पॉसिबल है। सिमिलरली एल टू एंड एल थ्री के लिए चेक कर लेना कि कौन कौन से ट्रांजिशन पॉसिबल है। बहुत सारे क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है, दिस इज दी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ट्रांजिशन रूल्स इन गामा डीके। तो अच्छे से इसको कर लो, समझ लो, एंड बहुत सारे इसके अंदर क्वेश्चन दिए हुए हैं प्रैक्टिस के लिए, आप प्रैक्टिस कर सकते हो। अच्छा, इसकी भी कुछ एक्सेप्शन होती है। एक्सेप्शन क्या होती है कि जीरो टू जीरो ट्रांजिशन नॉट पॉसिबल,
ये पॉसिबल ही नहीं होता ट्रांजिशन। नो रेडिएशन हेंस नो ट्रांजिशन, पैरिटी रूल्स आर रिवर्स्ड, ये ध्यान रखना, 0 to 0 ट्रांजिशन नहीं होगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं बीटा डीके पर। अब आते हैं सिलेक्शन रूल्स फॉर बीटा डीके। सिलेक्शन रूल्स फॉर बीटा डीके। गामा डीके लेके हम देख चुके हैं, सिंपल है वो तो। गामा डीके में आपको 2 से 3 पॉइंट ध्यान रखने हैं। आप फर्स्ट ऑफ ऑल डेल्टा आई कैलकुलेट करोगे, फॉर्मूला क्या होगा, आई एफ माइनस आई आई। सेम आपको न्यूक्लियस की वो दे रखी होगी कि यहां से यहां न्यूक्लियस ने ट्रांजिशन किया है, वहां से आप आई एफ एंड आई आई कैलकुलेट कर लोगे। अब आपको डेल्टा आई कैलकुलेट करना है। अगर डेल्टा आई की वैल्यू 0 आती है तो आपका ट्रांजिशन कैसा होगा, फर्मी ट्रांजिशन होगा। अगर डेल्टा आई की वैल्यू 0 या फिर +-1 आती है तो आपका ट्रांजिशन क्या होगा, गैमो टेलर ट्रांजिशन होगा। क्वेश्चन सबसे पहले यही पूछा जाता है कि बताओ ये जो ट्रांजिशन हो रहा है ये कौन सा ट्रांजिशन है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा बेस्ड ऑन डेल्टा आई कि वो फर्मी ट्रांजिशन है या गैमो टेलर ट्रांजिशन है, फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन। उसके बाद आपकी इन दोनों की जो पैरिटी होती है वो चेंज नहीं होती है, फर्मी ट्रांजिशन की एंड गैमो टेलर ट्रांजिशन की। सेकंड आपके पास इसमें क्वेश्चन होता है कि बताओ अगर ये ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं है, फॉर एग्जांपल आपके पास डेल्टा आई की वैल्यू ना 0 आई ना +-1 आई, कुछ और आई, फॉर एग्जांपल +-2, +-3, +-4 सो ऑन, तो फिर आपको ना तो वो फर्मी ट्रांजिशन होगा ना वो गैमो टेलर ट्रांजिशन होगा, तो वो होगा फिर फॉरबिडन ट्रांजिशन। अब फॉरबिडन ट्रांजिशन में भी आपके पास बहुत सारे ट्रांजिशन होते हैं, फर्स्ट फॉरबिडन ट्रांजिशन, सेकंड फॉरबिडन ट्रांजिशन, थर्ड फॉरबिडन ट्रांजिशन एंड nth फॉरबिडन ट्रांजिशन। तो अगर आपके पास डेल्टा आई की वैल्यू +-1 +-2 इनमें से कुछ आती है तो वो फर्स्ट फॉरबिडन ट्रांजिशन होगा। अगर 2 से ज्यादा आती है 2 3 तो वो क्या होगा, L=3, मतलब सेकंड फॉरबिडन ट्रांजिशन होगा। तो इसके भी क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर सकते हो। सिमिलरली एक क्वेश्चन मैं प्रैक्टिस करा देता हूं नीचे, बाकी आप करना, ठीक है। जैसे ये दिया हुआ आपके पास ट्रांजिशन, क्वेश्चन ऐसे ही आएगा, एग्जैक्टली ऐसे ही ट्रांजिशन दे रखा होगा, पूछेगा फर्स्ट ऑफ ऑल टेल कि वेदर दिस ट्रांजिशन इज पॉसिबल और नॉट, इफ पॉसिबल तो कौन सा ट्रांजिशन है, फर्मी है, गैमो है, या फिर आपके पास फोरबिडन ट्रांजिशन है। ट्रांजिशन पॉसिबल ही नहीं है तो इन तीनों में से आपको बताना पड़ेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आप डेल्टा ई कैलकुलेट करोगे, इस केस में डेल्टा ई आएगा 1, तो अब 1 आ गया तो हमारे पास हमें पता लग गया पैरिटी चेंज हो रही है, ध्यान रखो। अब ना तो ये फर्मी हो सकता ना ये गैमो हो सकता, क्यों, क्योंकि इन दोनों के अंदर तो पैरिटी चेंज ही नहीं होती है। यहां पर पैरिटी चेंज हो रही है। आपका ये क्वेश्चन हो सकता था ना यहाँ पे कि इसके लिए भी डेल्टा आई +-1 आ रहा है, इसके लिए भी डेल्टा आई +-1 आ रहा है, तो कैसे पता करेंगे, पता ऐसे करोगे कि इसमें पैरिटी चेंज नहीं होगी, इसमें पैरिटी चेंज होगी। तो पैरिटी चेंज हो रही है, डेल्टा आई 1 आया तो ये तो कंफर्म हो गया कि ये कौन सा ट्रांजिशन है, फर्स्ट फॉरबिडन ट्रांजिशन है, ठीक है। मिक्स्ड होगा फर्मी एंड गैमो ट्रांजिशन का। सिमिलरली अलाउ ट्रांजिशन बाय मिक्स फर्मी एंड गैमो ट्रांजिशन, क्लियर है। तो ये ट्रांजिशन क्या हो गया, एक लाइन में लिख देना, फर्स्ट फॉरबिडन ट्रांजिशन। बाकी आपके पास एग्जाम्पल गिवन है, इन एग्जाम्पल को प्रैक्टिस करो। 0 to 0 पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है, सो चेक कर लेना इसे। बहुत सारे एग्जाम्पल यहाँ पे गिवन है, देखो बहुत सारे प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस भी गिवन है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं एनर्जेटिक्स ऑफ बीटा डीके। बीटा डीके के केस में भी आप एनर्जेटिक्स लिख सकते हो, आप ऐसे इक्वेशंस लिख सकते हो मास की टर्म्स में, ठीक है। बीटा प्लस एंड बीटा माइनस के लिए ये सब क्लास 12th के टॉपिक्स हैं। फाइनल इक्वेशन आपको बता देता हूं, ये रही, एक इसमें से बीटा प्लस के लिए होगी, एक इसमें से बीटा माइनस के लिए होगी, तो चेक कर लेना कौन सी बीटा प्लस एंड बीटा माइनस के लिए। उसके बाद हम बढ़ते हैं बीटा स्पेक्ट्रम एंड न्यूट्रिनो हाइपोथेसिस। तो इसमें हमारे पास एक, यहां पर हम प्लॉट करते हैं नंबर ऑफ बीटा पार्टिकल्स वर्सेस एनर्जी ऑफ बीटा स्पेक्ट्रम। तो इस ये कर्व जो हमें देता है, द सेम स्पेक्ट्रम शो इज एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व्ड एंड इज सेम फॉर बीटा प्लस एंड बीटा माइनस प्रोसेस। इसमें कुछ पॉइंट्स हैं, पॉइंट समझो। What this spectrum implies, first of all the beta particles emitted do not have same energies unlike alpha particles। जैसे अल्फा पार्टिकल की सेम एनर्जी होती है, फिक्स्ड एनर्जीज होती है, बीटा पार्टिकल्स की एनर्जी सेम नहीं है, एक कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम है। It was experimentally observed that the E
मैक्सिमम मास पॉसिबल आपके पास इन दोनों के मास डिफेक्ट के इक्वल होगा. सो द क्यू वैल्यू ऑफ द रिएक्शन शुड हैव टू बी इक्वल टू ई मैक्स ऑफ द बीटा पार्टिकल एमिटेड. बट हमारे पास कुछ अननोन एनर्जी यहां पर होती है. मीन्स देयर इज सम अननोन पार्टिकल with beta particle who is taking whole energy. This unknown particle was found after 50 years. इसके पीछे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है. ठीक है, कभी टाइम मिलेगा तो बाद में डिस्कस करेंगे उसे. बाकी आप बने रहिएगा चैनल के साथ, ताकि आपको फ्यूचर में अगर आप एमएससी करने का परस्यू मतलब डिसाइड करते हो एमएससी करने का, या डीयू एमएससी फिजिक्स से रिलेटेड आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, तो आपको मेरे चैनल पर ही मिलेगी. और कोई चैनल नहीं है जहां पर डीयू एमएससी फिजिक्स से एग्जाम रिलेटेड कंटेंट आपको कहीं पर मिलेगा. तो जुड़े रहिएगा चैनल से फ्यूचर में, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना याद से. अच्छा, इस पार्टिकल की जो अननोन पार्टिकल है, इसकी कुछ प्रॉपर्टी है कि इसकी स्पिन एंड लेप्टोन नंबर कंजर्वेशन जब हम चेक करते हैं तो इसकी स्पिन हाफ निकल के आती है, और ये एक लेप्टोन होना चाहिए, ये एक एंटी लेप्टोन होना चाहिए. मतलब लेप्टोन होना चाहिए लेकिन उसका एंटी पार्टिकल, क्योंकि यहाँ पे लेप्टोन नंबर -1 होना चाहिए. इस इक्वेशन का लेप्टोन नंबर अगर हम कंजर्व करें तो इसका लेप्टोन नंबर -1 होना चाहिए. सो इट वाज नेम्ड एज इलेक्ट्रॉन एंटी न्यूट्रिनो. तो ये एंटी न्यूट्रिनो ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है. ठीक है, उसके बाद अगर हम बेसिक प्रॉपर्टीज की बात करें न्यूक्लियस की, वी आर रीचिंग टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस यूनिट 3. ठीक है, तो बेसिक प्रॉपर्टीज हमारे पास न्यूक्लियस की होती है. इतने प्रोटॉन इतने न्यूट्रॉन होते हैं, इनको न्यूक्लियन बोलते हैं. स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन होती है, चार्ज इंडिपेंडेंट होती है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन बोथ आर स्पिन हाफ पार्टिकल्स होते हैं. देयर इज कूलम्बिक इंटरेक्शन बिटवीन प्रोटॉन्स एंड न्यूक्लियस, एंड नेग्लिजिबल होती है विद रिस्पेक्ट टू स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन. तो ये आपके पास कुछ पॉइंट्स हैं. फिर आपको आइसोबार पता होना चाहिए जिनका मास नंबर सेम होता है. फॉर एग्जाम्पल C614 N714, तो 1414 सेम है, मास नंबर सेम है, तो वो आइसोबार्स हैं. आइसोटोप्स किन्हें बोलते हैं? जिनका Z नंबर सेम होता है. फॉर एग्जाम्पल C612 C614 दोनों आइसोटोप्स हैं कार्बन के, मास एटॉमिक नंबर सेम है. आइसोटोन्स क्या होता है? जिनका नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम होता है. नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होता है मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर. तो 13 - 6 इसके अंदर न्यूट्रॉन 7 है. N714 की बात करें तो 14 - 7 इसके अंदर भी न्यूट्रॉन 7 है. तो जिन दो आइसोटोप्स के अंदर, सॉरी, जिन दो न्यूक्लियस के अंदर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम होते हैं वो आइसोटोन्स होते हैं. अगर मिरर न्यूक्लियाई की बात करें तो न्यूक्लियाई विद Z एंड N आर इंटरचेंज एंड A इज सेम, हेंस दे आर Z डिफर बाय 1. C611 B511 6 प्रोटॉन है, 5 प्रोटॉन है. इसके अंदर न्यूट्रॉन कैलकुलेट करोगे तो 5 होंगे, इसके अंदर न्यूट्रॉन तो इंटरचेंज हो गया, न्यूट्रॉन प्रोटॉन में इंटरचेंज हो गया. सो हेंस दे आर कॉल्ड मिरर न्यूक्लियाइज. एक और एग्जांपल है, एग्जांपल याद रख लेना इसका. मिरर न्यूक्लियाई का एक एग्जांपल याद रख लो, इन दोनों में से एक याद रख लो, इन दोनों में से एक याद रख लो. ठीक है, अगर हम नेक्स्ट आगे बढ़े तो इंपॉर्टेंट, हाँ, न्यूमेरिकल पार्ट के लिए ये कुछ रिमेंबर पॉइंट्स हैं, मतलब ये कुछ रिमेंबर यूनिट्स हैं, कन्वर्जन कह लो, इन्हें कुछ भी कह लो, कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू. ये आप ध्यान रखना, कैलकुलेशन में आपकी हेल्प करेंगे कि 1 एटॉमिक मास यूनिट में कितना केजीज होता है. 1.6 इंटू 10⁻27 केजी होता है एक एटॉमिक यूनिट. अगर हम एमईवीज की बात करें, एनर्जी के टर्म्स में बात करें, तो 931.5 MeV पर C² होता है. मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10⁻31 केजी होता है. एमईवीज में बात करें तो 0.51 MeV होता है. हालांकि ये क्वेश्चन में गिवन होते हैं, क्वेश्चन पेपर में गिवन होते हैं, या तो आपको स्टार्टिंग में गिवन होंगे या एंड ऑफ द क्वेश्चन पेपर में आपको गिवन होंगे. ठीक है, अगर हम बाइंडिंग एनर्जी की बात करें, दिस इज ऑल्सो द इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट आई वुड से. बाइंडिंग एनर्जी के ऊपर भी एक क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो आप. ठीक है, बाइंडिंग एनर्जी का या तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन आएगा कि आपको एक रिएक्शन दे देंगे, उसकी बाइंडिंग एनर्जी पूछ लेंगे, क्यू वैल्यू पूछ लेंगे, या फिर हो सकता है इस बाइंडिंग एनर्जी कर्व से रिलेटेड एक क्वेश्चन आए. तो इस बाइंडिंग एनर्जी कर्व की कुछ प्रॉपर्टीज होती है, उस प्रॉपर्टीज को हम पढ़ लेते हैं. इज अ वेरी स्मॉल फॉर फंडामेंटल लाइट न्यूक्लियाई. लाइट न्यूक्लियाई के लिए बाइंडिंग एनर्जी बहुत स्मॉल होती है, एंड गोज ऑन इंक्रीजिंग रैपिडली विद रीचेज अ वैल्यू ऑफ मैक्सिमम 8 MeV फॉर मास नंबर 20 के लिए इसकी मैक्सिमम वैल्यू 8 होती है. rise of curve is much slower, reaching a maximum value of 8.7. सॉरी, ये जो 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है 20 पर होती है, लेकिन मैक्सिमम वैल्यू 8.7 होती है. A इक्वल्स टू 56. 56 क्या होता है हमारे पास? आयरन. तो आयरन के लिए हमारे पास जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन होती है वो मैक्सिमम होती है.
सो इफ ए इज इंक्रीज स्टिल फर्दर द कर्व डिक्रीजेज स्लोली। अगर 56 के बाद एटॉमिक नंबर हम इंक्रीज करें तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कम हो जाती है। इफ द रेंज ए इज इक्वल्स टू 16 to 180 दिस बाइंडिंग एनर्जी में बी कंसिडर टू बी वर्चुअली कांस्टेंट। उसके बाद ये वर्चुअली कांस्टेंट हो जाती है 160 तक, ठीक है, 180 तक सॉरी। अगर 180 से ज्यादा बात करें फॉर हैवी न्यूक्लियाइज बाइंडिंग एनर्जी डिक्रीजेज मोनोटोनिकली विद इंक्रीजिंग ए एंड इट इज 7.5 MeV फॉर हैवीएस्ट न्यूक्लियाई। जो हैवीएस्ट न्यूक्लियाई हमारे पास है उसकी बाइंडिंग एनर्जी कितनी है 7.5। रैपिड फ्लक्चुएशंस होती हैं बाइंडिंग एनर्जी के अंदर। पीक की बात करें तो ये पीक से रिलेटेड पॉइंट है, ठीक है। उसके बाद एक नेक्स्ट यहाँ पे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है बाइंडिंग एनर्जी की मतलब नॉट बाइंडिंग एनर्जी, न्यूक्लियर डेंसिटी। सो जो न्यूक्लियर डेंसिटी होती है आपके पास मींस न्यूक्लियस के अंदर किस तरीके से आपके प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स डिस्ट्रीब्यूटेड हैं एंड उनकी डेंसिटी। तो वो जो डेंसिटी होती है वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट होती है। कांस्टेंट कैसे आती है देखो, डेंसिटी इज नंबर ऑफ न्यूक्लियंस पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ न्यूक्लियंस ए वॉल्यूम 4/3 πr³ आर को आपने ए नंबर की फॉर्म में चेंज कर लिया आर नोट ए, तो ए से ए कैंसिल हो गया। सो डेंसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास नंबर ए। ये कभी कभी एक दो मार्क्स में पूछ लिया जाता है कि प्रूव दैट डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास नंबर। तो बाकी सब कांस्टेंट है, 4/3 πr, आर नोट की वैल्यू 1.5 फर्मी होती है, तो कांस्टेंट है बेसिकली, आई मीन टू से। नेक्स्ट बढ़ते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट जीरो होता है ग्राउंड स्टेट के लिए, नॉन जीरो होता है इफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज नॉट स्फेरिकली सिमेट्रिक। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन स्फेरिकली सिमेट्रिक नहीं होता है तो नॉन जीरो होता है, एंड जीरो होता है ग्राउंड स्टेट के लिए। क्वाड्रोपोल मूवमेंट की बात करें तो क्वाड्रोपोल मूवमेंट का ये फॉर्मूला होता है आपके पास 1/e 3z² - r² रो r इंटू डी टाउ। क्वाड्रोपोल मूवमेंट डिसाइड करता है कि हमारे न्यूक्लियस का शेप कैसा होगा। हमारे न्यूक्लियस का शेप स्फेरिकल नहीं होता है हमेशा, उसका दो शेप होते हैं, या तो वो प्रोलेट होता है या फिर वो ओबलेट होता है। अगर क्वाड्रोपोल मूवमेंट ग्रेटर देन जीरो होता है देन योर शेप ऑफ न्यूक्लियस विल बी प्रोलेट, एंड प्रोलेट ऐसा दिखता है। अगर क्यू की वैल्यू लेस देन जीरो होता है तो वो ओबलेट होता है, ऐसा दिखता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, न्यूक्लियस रेडियस। हमारे जो न्यूक्लियस की रेडियस होती है उसको डिटरमाइन करने के लिए हमारे पास तीन मेथड होते हैं। इन तीनों मेथड का एटलीस्ट आप नेम तो ध्यान रखो, याद रखो। न्यूक्लियर रेडियस इज मेजर्ड बाय द थ्री मेथड्स। फर्स्ट मेथड इज मिरर न्यूक्लियाई मेथड, सेकंड मेथड इज म्योनिक एटॉमिक मेथड, थर्ड मेथड इज एटॉमिक बाय स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट्स। मिरर न्यूक्लियाई, म्योनिक एटम, स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, तीनों के नाम याद रखो, ठीक है। उसके बाद हमारे पास स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन आता है। मोड स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन जब हम स्टडी करते हैं डिटेल में तो वहां से हमारे पास स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन ड्यू टू डिफरेंशियल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन ड्यू टू मोड स्कैटरिंग इज गिवन बाय स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन ड्यू टू रदरफोर्ड। रदरफोर्ड ने जो स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन दिया था इनटू 1 - β² sin²θ/2, ये वाली टर्म एक्स्ट्रा होती है इन मोड स्कैटरिंग। यहाँ पे बीटा क्या होता है, अगेन v/c। एक्सपेरिमेंटली इसको मेजर करते हैं एंड इसके अंदर और बाकी स्टफ होता है, ठीक है। इतना ध्यान रखो, बस ये फॉर्मूला ध्यान रखो मोड स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन का। मिरर न्यूक्लियर हम डिस्कस कर चुके हैं, म्योनिक एटॉमिक मेथड, हम फिर रिड्यूस मास मानते हैं न्यूक्लियर का। फिर आता है हमारे पास एक स्टेबिलिटी कर्व। तो ये कर्व होता है हमारे पास, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हम यहाँ वाई एक्सिस में प्लॉट करते हैं एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हम जेड एक्सिस मतलब एक्स एक्सिस में प्लॉट करते हैं। तो एक स्टेबिलिटी लाइन होती है कि जिस न्यूक्लियस के अंदर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और प्रोटॉन इक्वल होंगे वो ज्यादा स्टेबल होता है, स्टेबल न्यूक्लियाई की कर्व होता है। एंड जो नेचुरल न्यूक्लियाइज होते हैं हमारे पास वो इस कर्व पे लाई करते हैं, ठीक है। ये कर्व होता है हमारे पास। क्वेश्चन छोटा बन सकता है यहाँ पे कि चेक विच इज द स्टेबल न्यूक्लियस, मतलब ये स्टेबल है या नहीं है। तो n/z का रेशियो कैलकुलेट करना, अगर वो 1.3 के अप्रोक्स आता है तो स्टेबल होगा, हेंस अगर 1 पॉइंट मतलब इससे थोड़ा दूर आता है तो इट विल बी अनस्टेबल। अगर हम रेडियो एक्टिविटी की बात करें, ये लास्ट टॉपिक है आई थिंक, उसके बाद एंड करते हैं इस वीडियो को। रेडियो एक्टिविटी इज अ रैंडम प्रोसेस, वी कैन नॉट से अ स्टैटिस्टिकल प्रोसेस। ये स्टैटिस्टिकल फॉर्मूला है, मींस हम नहीं बता सकते कि कोई न्यूक्लियस कब डिके करेगा, इट इज प्योरली स्टैटिस्टिकल। एंड प्रोबेबिलिटी कंसेप्ट हम इसमें यूज करते हैं। रेडियो एक्टिविटी इज ए न्यूक्लियर फिनोमिना, इट हैज नथिंग टू डू विद ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन। ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन रेडियो एक्टिविटी के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। और देखते हैं उसके बाद, ये क्लास 12 से पढ़ते आ रहे हो आप, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई एट एनी टाइम टी विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ न्यूक्लियाई एट टाइम टी इज टू 0 एक्सपोनेंशियल माइनस लैम्डा टी।
टी टाइम है, लैम्डा डीके कांस्टेंट है। लैम्डा क्या होता है, टी हाफ के साथ कैसे रिलेशन होता है, हाफ लाइफ क्या होती है, द टाइम एट विच देयर आर हाफ न्यूक्लियाई रेस्ट। सो टी हाफ इज इक्वल टू ln2 बाय लैम्डा। ln2 की वैल्यू होती है 0.693 बाय लैम्डा। एवरेज लाइफ क्या होती है, रेसिप्रोकल ऑफ डीके कांस्टेंट। उसके बाद एक्टिविटी का फॉर्मूला होता है आपके पास, जैसे एक्टिविटी क्या होती है, ए इज टू ए जीरो एक्सपोनेंशियल माइनस लैम्डा टी। ए जीरो इज योर इनिशियल एक्टिविटी। एक टाइप का क्वेश्चन यहां पे बनता है कि अगर एन हाफ लाइफ गिवन है तो बताओ हाउ मेनी अनडिकेड न्यूक्लियाई विल बी देयर आफ्टर एन हाफ लाइफ। तो उसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ न्यूक्लियाई आफ्टर एन हाफ लाइफ विल बी इनिशियल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई 1/2 की पावर एन। एन यहां पे होता है कि कितनी हाफ लाइफ उसकी बीत चुकी है, ठीक है। कार्बन डेटिंग एक मेथड होता है हमारे पास, एक टेक्निक होती है विच इज यूज टू डिटरमाइन द एज ऑफ डेड सैंपल। हाफ लाइफ कार्बन एटम की कितनी होती है, हाफ लाइफ कार्बन के न्यूक्लियस की कितनी होती है, 5.5760 ईयर्स, 5760 ईयर्स। तो इसको आप कंपेयर कर सकते हो एंड बता सकते हो कि किसी भी दो स्पीशीज को आप कंपेयर कर सकते हो, उसका ये फॉर्मूला होता है। ये फॉर्मूला ध्यान रखो कार्बन डेटिंग के लिए, अगर कार्बन डेटिंग से क्वेश्चन आएगा तो यहीं से आएगा कि वो सैंपल कितना पुराना है। टी टाइम इज इक्वल टू लैम्डा 1 लैम्डा, लैम्डा क्या होता है ln2.693 डिवाइड बाई टी हाफ। टी हाफ कितना है, C14 न्यूक्लियस का 5670 ln A0 बाई A ईयर्स। ये है उसकी इनिशियल एक्टिविटी, ये है उसकी प्रेजेंट एक्टिविटी। तो आपके पास जो आंसर आएगा टाइम का वो ईयर्स में आएगा कि वो सैंपल कितना पुराना है, ठीक है। बाकी इसके क्वेश्चन है सेकुलर इक्विलिब्रियम, बहुत सारे इक्विलिब्रियम होते हैं, उनकी रेट इक्वेशंस गिवन है। इतना टाइम नहीं है कि उन्हें अब हम डिस्कस करें, इस वीडियो में हम रिवाइज कर रहे हैं। सो गाइज दिस वाज योर कंप्लीट रिवीजन ऑफ यूनिट 3 ऑफ एटॉमिक मॉलिक्यूलर एंड न्यूक्लियर फिजिक्स। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन समझ आई है, अगर आप सिमिलरली चाहते हो कि मैं बाकी यूनिट्स की भी रिवीजन वीडियोस बनाऊं, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें अभी। आई वांट कि जितने भी लोग वीडियोस को देख रहे हैं इस वीडियो के बाद सभी चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ठीक है। बाकी इसका पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको एक फीडबैक फॉर्म जरूर मिलेगा। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लग रही है तो प्लीज टेक आउट 2 मिनट्स, उस फीडबैक फॉर्म को फिल करें। बाकी व्हाट्सएप चैनल पर ज्वाइन हो जाना, वहां पर कोई भी डाउट आता है वहां पर आप पूछ सकते हो मुझसे। बाकी मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाकी एक वीडियो में हम इसका यूनिट 1 एंड 2 कलेक्टिवली रिवाइज करेंगे, ठीक है। कोशिश करूंगा एक वीडियो में डालने का, लेकिन अगर नहीं हो पाता है तो उनको भी यूनिट 1 एंड यूनिट 2 का सेपरेटली मैं रिवीजन वीडियो, वन शॉट वीडियो बना दूंगा। सो बहुत सारी डिटेल्स हमने इस वीडियो में डिस्कस करी हैं। अमाउंट ऑफ कंटेंट बहुत ज़्यादा है, तो आप लोगों से ये रिक्वेस्ट रहेगी कि अपने गो थ्रू द नोट्स से एक बार गो थ्रू हो जाना, फॉर्मूलाज को रिवाइज कर लेना, एंड हर मेथड का क्या स्टेप्स हैं उन स्टेप्स को ध्यान रखना। फॉर एग्जाम्पल ट्रांजिशन रूल, सिलेक्शन रूल, जो भी मैंने आपको बताया, इस वीडियो को दोबारा से देख लेना। 1 घंटे की वीडियो है, पूरी यूनिट मैंने कवर करी है, बहुत ज़्यादा कंटेंट था। तो वीडियो को अगर दोबारा देखना पड़े तो एक बार दोबारा देख लेना 2x पे, एक बार अच्छे से देख लेना, फिर एक बार 2x पे देख लेना। बाकी शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड बाय। अच्छे से पढ़ते रहिए अपने एग्जाम के लिए।